नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को लेकर के, क्योंकि श्रीलंका से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को देख करके कम से कम यही लग रहा है कि श्रीलंका के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। 9 जुलाई को जैसे प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भागना पड़ा, उससे कम से कम यही लग रहा है कि श्रीलंका के जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत ही जल्द श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। ये हालात कल के जो प्रदर्शन हुए हैं, 9 जुलाई को जो प्रदर्शन हुए, जैसे प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पे आकर के कब्जा कर लिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में जा कर के उन्होंने मस्ती की है, स्विमिंग पूल में जा कर के उन्होंने नहाया है, राष्ट्रपति भवन के में जो राष्ट्रपति के लिए जो बेड होते हैं वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो मस्ती की है, जिम खाने में जाकर के उन्होंने जिम की है जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति भवन में कैंटीन होता है, कैंटीन में जाकर के उन्होंने खाना बनाया है और जिस तरीके से म्यूजिक सुन रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं, उससे कम से कम तो यही लग रहा है कि श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आने वाले दिन में श्रीलंका गृह युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। और देखिए, शाम होते होते क्या हुआ, शुरू में ये प्रदर्शन शुरू हुआ, राष्ट्रपति भवन तक गया, प्रदर्शनकारी लाखों की संख्या में पहुंचे थे, वो अलग अलग देश के अलग अलग इलाके से आकर के राष्ट्रपति भवन की तरफ उन्होंने कूच किया और फाइनली ये हुआ कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़ करके भागना पड़ा। वो अभी कहाँ है, इसके बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात, उनके भागने के बाद सारे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुँच गए और वहाँ जा कर के उन्होंने बहुत मस्ती की है। जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, उससे कम से कम तो यही लग रहा है। और देखिए, शाम होते होते क्या हुआ, ये प्रदर्शन और उग्र रूप लिया और जो वहाँ पर के जो भी श्रीलंका के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे, उनके निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया। तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं श्रीलंका की कि किसी को भी समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और देखिए, इसकी शुरुआत इसी साल मार्च अप्रैल के महीने में हुई थी। उस समय भी श्रीलंका के सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए थे, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किए थे वहाँ के सरकार के खिलाफ। जिसके बाद क्या हुआ था कि तब श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास को छोड़ करके भाग खड़े हुए थे। अभी वो कहाँ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि श्रीलंका में ही कहीं इस गुप्त स्थान पर वो छुपे हुए हैं, ये खबर है। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि महिंद्रा राजपक्षे अभी कहाँ है। मार्च अप्रैल में जब प्रदर्शन हुआ था तो सिर्फ महिंद्रा राजपक्षे ही नहीं, उनके कैबिनेट के कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिए थे और उसके बाद ये लग रहा था कि अब गोटबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं देश के, लग रहा था ये कि अब धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरेंगी और वो लगातार पद पर बने हुए थे। हालांकि प्रदर्शनकारी बार बार उनको चेतावनी दे रहा था कि वो पद छोड़े, इस्तीफा दे। श्रीलंका की जो हालात है उस हालात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजपक्षे परिवार है, क्योंकि उनकी फैमिली से राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री पद जो हैं उन सभी पर उनके परिवार के लोग काबिज थे और यही नतीजा था कि देश जो है वो इस हालात में पहुंच गया है।
और जिस तरीके का प्रदर्शन 9 जुलाई को हुआ है, उससे कम से कम ये लग रहा है कि हालात श्रीलंका के बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, इस साल के शुरुआत में ही ये खबरें निकल के आई कि श्रीलंका की स्थिति बहुत ही ख़राब हुई, और स्थिति ख़राब होने के कारण ही जो प्रदर्शनकारी थे, जो वहाँ के आम नागरिक थे, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि श्रीलंका में खास करके खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिल रही है, और जो मिल भी रही है वो औने पौने दाम में मिल रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 रुपये की चाय, आटा, दाल, चावल, इन सारी चीज़ों के जो रेट हैं वो 1000 रुपये से कम नहीं थे। किलो की बात मैं कर रहा हूँ। जिस चाय को आप यहाँ पर 10 रुपये कप पीते हैं, वही चाय वहाँ पर 100 रुपये कप मिलता था, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो कमोबेश ये है कि वहाँ की खाद्यान्न जो है वो बहुत ही ख़त्म हो चुकी है, और इसीलिए श्रीलंका में इस तरह के हालात बने। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि श्रीलंका में इस तरीके के हालात बनने शुरू हो गए। इसकी बात मैं आपको, इसका पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो श्रीलंका के जो हालात ख़राब हुए हैं, उसका पहला जो कारण है वो ये है कि साल 2019 में श्रीलंका में चुनाव हुए थे, और ये जब चुनाव हुए थे, इन चुनावों में जो श्रीलंका में अभी जो राजपक्षे की सरकार थी, इनकी पार्टी ने ये जनता से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जनता को भारी राहत दिया जाएगा, और तमाम तरीके के उन्होंने लोक लुभावन वायदे किए थे कि अगर सरकार हमारी आती है तो हम आपको इन सारी चीज़ों में सुविधाएं आपको देंगे। ये बात उन्होंने कही थी, और नतीजा क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी, वो राजपक्षे परिवार की जो पार्टी थी, उनकी बातों में आकर के उनको भारी बहुमत से जीत दिला दी। सत्ता में आए, और सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने जो वायदे किए थे जनता से, उन वायदों को प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि टैक्स में भारी कटौती कर दी। ये एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने कहा कि अभी से उन्होंने ये लागू कर दिया कि अब से श्रीलंका में जैविक खेती होगी, और उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट करने के साथ ही पूरी तरीके से जैविक खेती करने के लिए लोगों से कह दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जैविक खेती जब शुरुआत हुई तो उसके जो रिजल्ट थे बहुत अच्छे नहीं थे। जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ वो पहले के मुकाबले, और खाद्यान्न में जो उत्पादन की जो निर्भरता थी उसमें और गिरावट आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि खाद्यान्न की जो व्यवस्था थी वहाँ पर चरमरा गई। उन्होंने फर्टिलाइज़र पे रोक लगा दिया कि खेती होगी लेकिन किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि जो रासायनिक खादें थी उनकी खरीद बिक्री पे रोक लगा दी गई। देखिए, अब अचानक से कोई भी सरकार फर्टिलाइज़र पे रोक लगाती है और कहती है क्या कि आपको जैविक खेती करनी हो और आपको फर्टिलाइज़र यूज नहीं करने हैं, तो जब कोई भी चीज़ लगातार जब हो रहा होता है तो उसको धीरे धीरे करके आपको कम करना होता है। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने अचानक से उन्होंने कहा कि ये फैसला ले लिया गया है और सरकार की तरफ से अब जैविक खेती करना है। पब्लिक को, जो भी लोग, जो किसान हैं उनको जैविक खेती ही करना है, उसमें खाद का वो केमिकल का उपयोग नहीं करना है। नतीजा सबके सामने था। जब उसका रिजल्ट आया, जब उत्पादन हुआ तो उत्पादन पहले के मुकाबले में भारी गिरावट थी। ये एक सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद टूरिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ। श्रीलंका में दो चीज़ें हैं, एक तो खेती पर निर्भर है, दूसरा टूरिज़्म पर। टूरिज़्म उनका बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि 2019 में जब सरकार बनी थी उसके जस्ट बाद पूरे दुनिया में कोरोना की स्थिति शुरू हो गई। कोरोना के कारण क्या हुआ कि जो टूरिज़्म जो उनका था, टूरिज़्म वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, क्योंकि कोरोना के कारण किसी भी देश के लोग घूमने के लिए श्रीलंका नहीं पहुँचे, चाहे वो भारत से हो, चीन से हो, जापान से हो, अमेरिका से हो या यूरोपियन देश से हो, कहीं से भी लोग श्रीलंका में नहीं पहुंचे। जिसका कारण क्या हुआ कि इनका पर्यटन जो था वो बुरी तरीके से चौपट हो गया और धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति और श्रीलंका की खराब होती चली गई। तो मतलब ये हुआ कि टैक्स में सबसे पहले उन्होंने कटौती कर दी, जिससे जनता को राहत मिली। दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने जैविक खेती करने की बात की और उन्होंने पूर्ण जैविक खेती लागू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्पादन में बहुत ही कमी आ गई। फर्टिलाइज़र उन्होंने बंद कर दिया। फर्टिलाइज़र का अगर उपयोग होता तो शायद इस तरह की स्थितियाँ नहीं होती। और उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के कारण क्या हुआ कि उनके यहाँ यानी कि श्रीलंका में पर्यटन जो था वो बुरी तरीके से, पर्यटन का व्यापार जो था वो चौपट हो गया।
तो कुल मिलाकर के श्रीलंका को बर्बाद होने में इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका का भारत और चीन के साथ रिश्तों को लेकर के। 2019 में जब श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की सरकार बनी थी, जब वो सत्ता में आए थे, तो भारत के मुकाबले उन्होंने चीन के साथ दोस्ती करना पसंद किया। भारत को दरकिनार करके श्रीलंका चाइना के पास चली गई और नतीजा ये हुआ कि चीन ने उनको कर्ज के जाल में फंसा दिया। नतीजा ये है कि श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा, जो 99 साल के लिए चीन ने उसको लीज पे ले रखा है। और इसके साथ साथ श्रीलंका के कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर चीन बुरी तरीके से उनको अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब इतने कर्ज हो गए हैं कि श्रीलंका चीन को वो कर्ज नहीं सधा पा रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि वो लीज पर उनको दे दिया जा रहा है। तो ये हालात श्रीलंका में हो गए हैं। दूसरी तरफ IMF कर्ज के जाल में फंसने के कारण क्या है कि IMF से भी बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। भारत ने भी बहुत कर्ज दिया है, जापान का भी बहुत कर्ज है, इसके साथ साथ चीन का भी कर्ज है और दुनिया के कई ऐसे बड़े देश हैं जहाँ से श्रीलंका ने कर्ज ले रखा है। और हालात ये है कि कर्ज नहीं सधा पा रहा है, जिसके कारण आज के डेट में भी IMF जो है वो श्रीलंका में जो क्राइसिस है उस क्राइसिस को देख तो रहा है, लेकिन अभी तक उसने ये नहीं कहा है कि श्रीलंका को वो मदद करेगा। लेकिन देखिए आने वाले दिन में IMF कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगा, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। राष्ट्रपति भाग चुके हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, बाकी जो हालात है वो सबके सामने में दुनिया जो है देख रही है श्रीलंका की तरफ, लेकिन कोई भी श्रीलंका में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये उसका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारत जैसे देश जो हैं वो उन्हें मदद कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं। अभी तक भारत जो है जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, अब मार्च अप्रैल के महीने से, तब से लेकर के अब तक 3.5 डॉलर माना जाए कि उन्होंने भारत ने श्रीलंका को मदद की है। 3.5 अरब डॉलर मदद की है और अभी भी भारत की तरफ से मदद जारी ही है। वहाँ पर चाहे वो खाद्यान्न को लेकर के हो, चाहे पेट्रोल डीजल को लेकर के हो या दवाइयों को लेकर के हो, हर तरीके से भारत ने इस मुश्किल के समय में श्रीलंका की मदद की है। जबकि यही श्रीलंका जब सरकार बनने के बाद राजपक्षे परिवार चीन के पास चली गई थी, चीन के साथ उन्होंने अपना दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया था OBOR के जरिए। उसके बाद से भारत को साफ दरकिनार उन्होंने किया और आज जब क्राइसिस हुई है श्रीलंका में तो सिर्फ और सिर्फ भारत उनके साथ है, जबकि चाइना जो है अभी तक उनको किसी तरीके की कोई मदद नहीं की है। तो ये सारे कारण हैं, खास करके चीन का कर्ज जाल, जो चीन ने अब उनको कर्ज के जाल में फंसा दिया है, जिसके कारण ये स्थिति हुई है श्रीलंका में। और आज क्या है कि श्रीलंका की जो जनता है वो सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि राजपक्षे सरकार के उनकी नीतियों के कारण श्रीलंका की ये आज हालत हुई है। और कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है जो इस तरीके की बात सोच रही है, इसमें सच्चाई भी है। अगर श्रीलंका ने चीन से इस तरह के कर्ज नहीं लिए होते तो शायद इस तरीके के हालात नहीं होते, क्योंकि अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना दुनिया भर में आई है और दुनिया भर में सिर्फ वही देश परेशान हुए हैं जो चीन के कर्ज जाल में है। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का देख लीजिए, या फिर चीन से जो दूसरे देश, साउथ अफ्रीका के भी कई अफ्रीकी देश ऐसे हैं जिन्होंने चीन से कर्ज लिया है, तो उन सभी की हालत कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका में जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को दूर से देख रही है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कि आने वाले दिन जो समय है उसमें क्या होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है गोटाबाया राजपक्षे वो श्रीलंका छोड़ चुके हैं। दूसरी बात, जो रानिल विक्रमसिंघे थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और अब ये देखना है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, जनता अभी भी कह रही है कि गोटाबाया राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, जबकि उनको नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि भाई देश के जो हालात है जो ख़राब हुए हैं उसको लेकर के मुझे लगता है कि उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, जिसके कारण क्या है कि वहाँ की जनता अभी भी उग्र है और प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिन में क्या होता है, गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं। दूसरी तरफ भारत लगातार आर्थिक मदद कर रहा है और आगे भी करता रहेगा भारत। अब देखना ये भी है कि
दूसरे जो देश है वो श्रीलंका के मदद के लिए कहाँ तक आते हैं और IMF का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।